अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए सुनते हैं आज एक दास्तान अलम। ड्राइंग रूम के फर्श पर 2 लाशें खून में नहाई हुई पड़ी थीं। पास ही वो बिखरे बालों के साथ खड़ी थी। हाथ में उसके पिस्तौल था। घर के तमाम अफराद उससे कुछ फासले पर दायरे की सूरत में खड़े थे। सभी गम और गुस्से से भरे हुए थे। जब डीएसपी हैदर अंदर दाखिल हुआ तो उसने खुद ही आगे बढ़कर आले कत्ल उसके हवाले किया और अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया था। वो उसकी दीदा दलेरी देखकर ताज्जुब का शिकार था। बहरहाल जो भी था उसे अपनी ड्यूटी तो निभानी थी। उसने साथी अहलकारों को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी पहना दी। डीएसपी हैदर ने घर वालों को मुखातिब किया, आप में से कौन मेरे साथ चलेगा थाने, ज़रूरी कार्रवाई करनी है। मैं चलता हूँ जी, एक बावकार उधेड़ उम्र शख्स आगे बढ़ा। आपका मकतूलीन से क्या रिश्ता है? मैं इसका सगा ताया हूँ, उस उधेड़ उम्र शख्स ने एक लाश की तरफ इशारा करके बताया। और दूसरा कौन है? ये मेरे भतीजे का बहुत गहरा दोस्त है, फैजान। ठीक है, इसके घर वालों को इत्ला कर दीजिए। फिलहाल मैं इनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा हूँ। इस कत्ल के चश्मदीद गवाह कौन कौन है? जी साहब, हमने देखा था जी। 2 मुलाजिम टाइप आदमी हैदर के सामने खड़े हो गए। ठीक है, आप दोनों भी हमारे साथ चलें ताकि आपका बयान भी रिकॉर्ड किया जा सके। कुछ ही देर बाद हैदर वहां से थाने की तरफ रवाना हो गया। वो जेल की दीवार के साथ टेक लगाए गहरी सोच में गुम थी जब डीएसपी हैदर के कदम वहां रुके थे। 29-30 के लगभग उस लड़की की उम्र थी। उसके चेहरे पर छाई मासूमियत और खूबसूरती का इम्तजाज उसे कहीं भी मुजरिम साबित न कर रहा था, मगर 2 गवाहों और खुद उसके एतराफ़े जुर्म ने उसे इस काल कोठड़ी में लापटका था। वो उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए खनकारा था। हैदर ने सर के इशारे से उसे पास बुलाया तो वो उठकर उसे कुछ फासले पर आ खड़ी हुई। क्या हाल है आपका? हैदर ने नरमी से सवाल किया। मैं ठीक हूँ। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। ये सब क्या है रुतबा फजर? हैदर कुछ उलझा हुआ था। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या है? आ रहा है मुझे नजर, लेकिन मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। जो आप देख रहे हो वही हकीकत है और कुछ भी नहीं जो मैं आपको बताऊं। वैसे भी आपका मुझसे क्या रिश्ता है? किस हैसियत से पूछ रहे हैं आप? रुतबा का लहजा बहुत तल्ख था। रुतबा, हम दोनों कॉलेज जमाने में दोस्त रह चुके हैं, अगर याद हो, और सबसे बढ़कर इंसानियत का रिश्ता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हैदर ने दुख से उसे देखा था। जाने क्यों वो उसे मजलूम लगती थी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है मिस्टर हैदर, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। रुतबा, मैं हकीकत जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगा। बताओ मुझे, हरी अप। मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ मिस्टर हैदर। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो बस, और कोई सवाल मत करना। रुतबा के लहजे में इतना दर्द और इल्तिजा थी कि हैदर खामोशी से बिना कुछ कहे पलट आया। मुकदमा अदालत में पेश किया जा चुका था। गवाहों के बयानात और कातिला के एतराफ़े जुर्म ने फैसला बहुत आसान बना दिया था। रुतबा को अपने शोहर और उसके देरीना दोस्त के कत्ल के जुर्म में 15 साल की कैदे बामुशक्कत के बाद सजाए मौत सुनाई गई थी। उसके घर वाले बेबसी से बेटी को जेल की सलाखों के पीछे जाता देखते रहे। डीएसपी हैदर की रूह लरज गई थी, जबकि जिसे सजा सुनाई गई थी वो उन सब से यकसर लाताल्लुक नजर आ रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर इत्मीनान के रंग उभरे हुए थे। हैदर के लिए वो दिन भी किसी झटके से कम न था जब रुतबा का 4 साला बेटा उधेड़ उम्र शख्स के साथ उससे मिलने के लिए आया तो वो उसे देखते ही चिल्ला उठी, खान बाबा, क्यों लेकर आए हो इसको यहाँ? मना किया था ना मुझसे मिलने कोई ना आए। वो गुस्से से उसे देख रही थी। जी बीबी, मना किया था आपने, पर छोटे साहब बहुत जिद कर रहे थे आपसे मिलने की। कह रहा था मुझे अपनी माँ से मिलना है, रो रहा था। मुलाजिम ने बच्चे के सर पे हाथ रखते हुए कहा, माँ? कौन सी माँ? नहीं हूँ मैं इसकी माँ। उसी रोज मर गई थी इसकी माँ जिस रोज इसको जन्म दिया था। वो वहशत अंगेज नजरों से अपने बेटे को देख रही थी, जबकि वो मासूम आंखों में हसरत लिए उसकी तरफ देख रहा था। ले जाओ इसको, ले जाओ, मैं कह रही हूँ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। हैदर से उस मासूम बच्चे का यूं देखना बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ा। रुतबा, होश के नाखून लो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है। देखो इसको कैसे देख रहा है तुम्हारी तरफ। नहीं, नहीं है ये मेरा खून, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। गंदे बाप की गंदी औलाद है ये चौधरी दानियाल का बेटा है, उसकी जायदाद का वारिस बस। बल्कि ये तो उसका बेटा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। फिर किसका बेटा है ये? वो अपने होश खो चुकी थी। हाँ, ये गंध है, गंध। वो कहका लगा रही थी, मैं मार दूंगी इसको। वो बच्चे को मारने लपकी तो हैदर ने जल्दी से बच्चे को अपने पीछे कर लिया। रुतबा, वो जोर से चीखा, इसे ले जाओ हैदर मेरे सामने से, वरना मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी।
وہ بے بسی سے سر کو زور زور سے دبانے لگی۔ حیدر نے بچے کو لے جانے کا اشارہ کیا تو ملازم بچے کو لے کر چلا گیا۔ آر یو اوکے رتبہ؟ آئی ایم فائن، یو کین گو ناؤ، رتبہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ پریشان ہو کے اپنے آفس واپس آ گیا۔ حیدر نے رتبہ کا کیس اثر نو ترتیب دے کر تفتیشی دائرہ کار بڑھایا تھا، لیکن سوائے ناکامی کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اسے جیل میں 6 ماہ ہونے کو آئے تھے، اسے اس کی جانب سے کسی بھی قسم کی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ رتبہ کا رویہ بہت دوستانہ تھا، وہ جب بھی اس کی طرف گیا اسے ہمیشہ عبادت میں مصروف دیکھا۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے ہاتھ اٹھائے سسکتی ہوئی رتبہ اسے جھنجھوڑ جاتی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا، وہ اکثر اسے دیکھ کر یہی سوچتا تھا۔ ان 6 ماہ میں رتبہ کے والدین بیٹی کا غم سینے سے لگائے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کا واحد اکلوتا بھائی بیوی بچوں اور غم روزگار میں اس قدر گم ہوا کہ بہن کو بھول گیا۔ حویلی سے بس خان بابا رتبہ کا ڈرائیور ہی کبھی کبھار آتا تھا، اس کا حال احوال پوچھتا اور چلا جاتا۔ اس نے پھر کبھی رتبہ کے بیٹے کو ساتھ لانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ حیدر رتبہ کو کالج کے زمانے سے جانتا تھا، بے شک ان کے کیمپس الگ تھے لیکن ان کی کیمسٹری آپس میں بہت ملتی تھی، اور پھر دونوں ہی اپنے کالج کے ہونہار اسٹوڈنٹ ہی نہ تھے بلکہ بہترین مقرر بھی تھے۔ بس یہی بات ان کی دوستی کی بنیاد بنی تھی۔ اس کی معصومیت، خوبصورتی، سب سے بڑھ کر اس کے کردار کی مضبوطی بہت متاثر کرتی تھی۔ حیدر اور اس کے درمیان احترام کا رشتہ تھا۔ رتبہ اور حیدر کی دوستی صرف کالج تک محدود تھی۔ وہ بہت پوزیسو تھی اس حوالے سے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے کردار پر کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ حیدر اس کی خوشی میں خوش تھا۔ امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ آج اتنے برسوں بعد وہ اس کے سامنے آئے بھی تو قاتلہ کے روپ میں، ایک مجرم بن کر جو حیدر کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آج ڈی ایس پی حیدر کو فراغت ملی تو وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ رتبہ اس سے بہت کم بولتی تھی، پر شکر تھا کہ وہ بولتی تو تھی نہ۔ رتبہ ایک بات کہوں، تم سپریم کورٹ میں رحم کی اپیل کیوں نہیں دائر کرتی؟ تمہارے اچھے رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سزا میں کمی ہو جائے۔ حیدر بچوں سی باتیں کیوں کرتے ہو؟ قتل کیے ہیں میں نے، میری سزا کیسے کم ہو سکتی ہے؟ پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، جو سزا تجویز ہو چکی ہے ٹھیک ہے، 2 سال گزر گئے ہیں، باقی بھی گزر جائیں گے، ایک دن تختہ دار بھی استقبال کر ہی لے گا۔ اچھا ہے اس فانی دنیا سے رخصتی اختیار کروں، وہ افسردگی سے بولی۔ ایسی باتیں مت کرو پلیز، حیدر نے دکھ سے کہا۔ یہی حقیقت ہے حیدر، حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ مجھے پتا ہے تمہیں میرے پاس کیا چیز کھینچ لاتی ہے۔ ہاں بتاؤ، کیا چیز کھینچ لاتی ہے؟ یہی کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اپنے شوہر اور اس کے دوست کو کیوں قتل کیا تھا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے پاس میری اور تمہاری دوستی بھی کھینچ لاتی ہے محترمہ۔ حیدر ٹینشن مت لو تمہیں بتاؤں گی، میں ضرور بتاؤں گی، مگر وقت آنے پر۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بھی بتا دو وہ وقت کب آئے گا؟ پتا نہیں، رتبہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تو حیدر اسے گھور کر رہ گیا۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومتا گیا۔ 15 برس بیت گئے، حیدر کی شادی ہو گئی، وہ 2 جڑواں بچوں کا باپ بن گیا، ڈی ایس پی سے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر فائز ہو گیا، لیکن رتبہ کے بتانے کا وقت ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حیدر شدت سے منتظر تھا کہ کب وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گی۔ آخر خدا کر کے حیدر کا انتظار ختم ہوا اور اسے رتبہ کا پیغام ملا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر یہ پیغام ملا بھی تو کب، جب اسے تختہ دار پر جانے میں صرف 3 دن باقی تھے۔ حیدر تو پریشان ہو کر رہ گیا تھا، لیکن وہ بے بس تھا کہ وہ رتبہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ حیدر کو لگ رہا تھا کہ شاید موت کا خوف اس کے چہرے پر زردی بکھیرے ہوئے ہوگا، وہ اس کے سامنے روئے گی، لیکن جب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا تو رتبہ کے حوصلے اور ضبط کی دل ہی دل میں داد دیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ بالکل پہلے ہی کی طرح ہی مطمئن اور حشاش بشاش تھی، اس کے وجود میں ذرا برابر بھی لرزش نہ تھی، اس کے چہرے پر موت کی زردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھوں میں کسی بھی پچھتاوے کا عکس تک نہ تھا۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ تم جاننا چاہتے تھے نا اصل کہانی؟ آج اس کا صحیح وقت آ گیا ہے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی کہ تم نے مجھ سے اظہار ہمدردی کیا تھا یا تم اظہار ہمدردی کرو گے، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اور رتبہ فجر جنم نہ لے، کوئی اور دانیال جیسا وحشی درندہ نہ بنے، فیضان جیسے شیطان کا شکار کوئی اور بنت حوا نہ ہو، اور کوئی مجھ جیسی گنہگار اس مقام تک نہ پہنچے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ رتبہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے ایک ٹوٹی ہوئی گفتگو کا دوبارہ سلسلہ جوڑا۔ حیدر کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کو معلوم تھا کہ وہ بہت بڑے راز سے واقف ہونے جا رہا ہے۔ رتبہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خواب اترتے تھے، ایک اچھی اور خوبصورت زندگی کے،
एमए इकोनॉमिक्स के बाद फैशन डिज़ाइनिंग उसका जुनून था। वो फैशन की दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एमए इकोनॉमिक्स के इम्तिहानात के फ़ौरन बाद ही उसका ऐसे घराने से रिश्ता आया कि उसके वालिदैन दंग रह गए। अमीर तरीन लोग, करोड़ों का बिजनेस करने वाले, और फिर हयाताबाद के इलाके में अपनी ज़मीनें, जिनकी सालाना आमदनी इतनी थी कि वो लोग बगैर कोई काम किए 7 पुश्तों तक आराम से खा सकते थे। उन लोगों को उनकी सफ़ेद पोशी से कोई सरोकार न था। उन्हें मतलब था तो बस उनकी बेटी रुतबा से, जो उनके बेटे चौधरी दानियाल के दिल में उतर चुकी थी। रुतबा को उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था। वहाँ वो किसी काम से गया हुआ था। उस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल दानियाल का दोस्त था। 1-2 बार उसने रुतबा को वहीं देखा था। रुतबा की सादगी और हुस्न ने दानियाल को अपना असीर कर लिया था। उसी दोस्त के तवस्सुत से ये प्रपोजल रुतबा के वालिदैन के सामने आया था। दानियाल के घर वालों से चंद दिनों का टाइम लिया गया सोचने समझने के लिए। रुतबा के भाई ने खामोशी से बिला ज़रूरी छान फटक भी कर ली। हर माँ बाप की तरह उसके वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहे, उसे हर सहूलत मुयस्सर हो। अब उन्हें ये ख्वाब दानियाल की सूरत में पूरा होता नजर आ रहा था। जब भाई की तरफ से सब अच्छा है का सिग्नल मिला तो ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। यूँ रुतबा ठीक 1 माह बाद चौधरी दानियाल के नाम की मेहंदी हाथों पर लगाए दुल्हन बनकर हवेली आ गई। सेज पर बैठी रुतबा अपने दूल्हे का इंतजार कर करके उकता गई तो उसने बेड की क्राउन से टेक लगा ली। नींद जबरदस्ती उसकी आंखों में उतर रही थी, जिसे वो पलकें झपक झपक कर भगाने की कोशिश कर रही थी। आखिर ना करती भी उसकी आंख लग गई। उसे खबर ही ना हुई कि कब दानियाल कमरे में आकर खुद भी सो गया। अगली सुबह उसकी आंख मुलाजमा की तेज दस्तक की वजह से खुली। वो हड़बड़ा कर उठी। टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो रात से दुल्हन के लिबास में थी। जल्दी जल्दी उठकर दरवाज़ा खोला तो मुलाजमा उसे नाश्ता लगने की इत्तला देकर चली गई। उसने बेखबर सोते अपने शोहर पर नज़र डाली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का कि अब इन्हें कैसे उठाऊं। वो शर्म और झिझक से उसके सरहाने खड़ी हुई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि दानियाल के फ़ोन बजने की तेज़ आवाज़ ने उसे साइड टेबल की तरफ मतवज्जा कर दिया। मोबाइल की रिंगटोन ने दानियाल को बेदार करके रुतबा की मुश्किल आसान कर दी। दानियाल की नज़र रुतबा पर पड़ी। अरे तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? ओह सो सॉरी यार, रात तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल दोस्त यार सब इकट्ठे थे, उन्होंने घेरे रखा। आई एम सो सॉरी। वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ तो रुतबा शर्म से सर झुका गई। वैसे एक बात है यार, यू आर सो ब्यूटीफुल। आई एम वेरी लकी टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर। रुतबा ये बातें सुनकर शर्मा गई। जल्दी से जाओ और चेंज कर लो, फिर नाश्ता करते हैं। जी अच्छा। रुतबा ये कहकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई, जबकि दानियाल अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो चुका था। रुतबा के लिए ये बात किसी धचके से कम न थी कि दानियाल ने अभी तक हक़ ज़ौजियत अदा नहीं किया था। वो पेरिस जैसे खूबसूरत मुल्क में हनीमून के लिए रवाना होने वाले थे तो रुतबा को कुछ तसल्ली हुई कि हो सकता है कि वो वहाँ जाकर उन लम्हों को यादगार बनाना चाहता हो। पेरिस में वो शानदार सा डिनर करके वापस अपने होटल पहुँचे तो रुतबा शॉवर लेकर बाहर निकली। दानियाल कॉफ़ी का मग उठाए रूम में दाखिल हुआ। उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर दानियाल भी मुस्कुरा दिया। ये लो मेरी बेगम जान, ब्लैक कॉफ़ी, तुम्हारी फेवरेट। वो एक मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। जल्दी से इसे ख़त्म करो और बेड पर आ जाओ। आज हम अपने रिश्ते ज़ौजियत की शुरुआत करेंगे। रुतबा के गालों पर तो जैसे लाली छा गई। दिल की धड़कन धक धक करने लगी। अगली सुबह रुतबा बहुत खुश थी। वो खुद को यकदम ही बहुत अच्छा महसूस करने लगी थी। हनीमून ट्रिप से वापसी के दूसरे हफ्ते उसे लेडी डॉक्टर माँ बनने की खुशखबरी सुना रही थी। खुदा ने उसके पैरों में जन्नत रख दी थी। ये बहुत बड़ी खबर थी। सभी ने उसको मुबारकबाद दी। बजाते खुद दानियाल बहुत खुश था। उसे ढेरों शॉपिंग करवाई थी और न्यू मॉडल की ब्रांडेड कार खरीद कर गिफ्ट की थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब उसने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। दानियाल का बस न चल रहा था कि वो अपनी बीवी और बच्चे के सामने दुनिया जहां की नेमतें लाकर ढेर कर दे। रुतबा इतना मान और प्यार पाकर बेहद खुश थी। उसके वालिदैन और भाई भी अपनी बेटी की किस्मत पर नाज़ा थे और खुदा का शुक्र अदा करते न थकते थे। नन्हे बेटे की पैदाइश के 1.5 माह बाद रुतबा के भाई की शादी के हंगामे जाग उठे। वालिदैन के साथ मिलकर वो बरी की तैयारी में मशगूल थी। दानियाल ने रुतबा को अच्छी खासी रकम दी कि वो भाई की शॉपिंग दिल खोल कर करे। आज भी वो दुल्हन का ड्रेस अपनी वालिदा के हमरा ओके करने के लिए जा रही थी। नन्हे बेटे को तैयार करके खुद भी बिल्कुल रेडी थी, लेकिन अब गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। वो जल्दी जल्दी हर चीज़ उलट पलट के देख रही थी, पर गाड़ी की चाबी मिलने को ही ना आ रही थी। अरे सेफ में देखती हूँ, वहीं होगी। वो खुद से बातें करती अलमारी की तरफ बढ़ी। सामने केबिन में नीली फाइल पर रखी चाबियां उसे नजर आ गईं।
ओह थैंक्स गॉड। उसने ठंडी आह भरकर चाबी उठाई तो नीली फाइल बेदहानी में उससे नीचे आन गिरी। अरे, दानियाल भी पता नहीं किधर किधर फाइलें रख देते हैं। वो नीचे झुककर कागज समेटने लगी और फाइल में रखे तो वो चौंक कर सीधी हो गई। उसने जल्दी से फाइल दोबारा खोली जिसके ऊपर दानियाल की मेडिकल रिपोर्ट थी। वो हैरान हो गई। दानियाल की मेडिकल रिपोर्ट? वो जूं रिपोर्ट्स देखती जा रही थी उसके पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। उसे ज़मीन और आसमान घूमते हुए महसूस हुए थे। उसने बमुश्किल फाइल बंद करके अलमारी में वापस रखी। ऐसे कैसे हो सकता है? दानियाल, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बुड़बुड़ाती हुई बेड पर बैठी अपनी ही सोचों में गुम हो गई। तभी मोबाइल की तेज बेल बजी और छोटे बेटे के रोने की आवाज़ ने उसे हाल में पहुंचाया। उसने जल्दी से बच्चे को गोद में लिया और मोबाइल चेक किया। उसके भाई की कॉल थी। हेलो, रुतबा ने मोबाइल कान से लगाया। कहाँ रह गई हो यार, जल्दी आओ, अम्मा इंतज़ार कर रही हैं तुम्हारा। हाँ, मैं बस आ रही हूँ 10 मिनट तक। अच्छा बाय। लाइन डिस्कनेक्ट हुई तो वो कुछ सोचकर अपने बेटे को लेकर अम्मा की तरफ आ गई। ये कैसा इंकिशाफ हुआ था उस पर जो उसकी ज़ात के परखच्चे उड़ा गया था। उसकी ज़ात जो बहुत बुलंदियों पर थी यकदम ही नीचे आन गिरी थी। वो रेजा रेजा हो चुकी थी। उसका एतबार खाक में मिल चुका था। जिसे अपनी पाकदामनी और पाकीज़गी पर मान था अब वो पस्तियों में गिर चुकी थी। जिसे अपना बाकिरदार होने पर फ़ख्र था वो फ़ख्र टूट चुका था। उसे अपने वजूद से घिन आ रही थी। वो पलीद हो गई थी। उसका जिस्म, उसकी रूह नापाक हो चुकी थी। उसे शर्म आ रही थी खुद से, अपने खुदा से। वो गुनहगार थी। उसकी दिमाग की नसें फटने को थीं। उसका शोहर, उसका मुहाफिज उसके कानों में गर्म सीसा उंडेल कर बाहर जा चुका था। उसका तन मन झुलस रहा था। वो अंदरूनी कर्ब और जंग से निढाल होकर बेहोश हो गई। अगले ही लम्हे घर वाले उसे अस्पताल लेकर दौड़े जहां डॉक्टर ने उसे फ़ौरन इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रह गया था। इसे होश ना आया तो मरीज़ा कोमा में जा सकती है। इसे शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। आप लोग दुआ करें बस। डॉक्टर ने रुतबा के भाई और दानियाल को तफसील से आगाह करते हुए कहा। रुतबा का भाई शदीद परेशानी और इस्तराब में था। खुद दानियाल भी अपनी जगह चोर खड़ा था। वो क्या बताता कि उसकी बीवी किस अजियत से गुजर रही है। आखिर खुदा खुदा करके पूरे 2 दिन बाद रुतबा को होश आया। उन 2 दिनों में तो वो बिल्कुल निचड़ कर रह गई थी, बेजान जिस्म और जर्द रंग, गोया किसी ने हल्दी गिरा दी हो। उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। उसने अपने बेटे को गोद में लेने और दूध पिलाने से इनकार कर दिया। जब उसके सामने बेटे को लाया गया तो वो एकदम से चीखने लगी, इसे ले जाओ यहाँ से, ये गंदा है, मैं मार दूंगी इसको। उसकी आंखों से शोले टपकने लगे। दानियाल की वालिदा ने बड़े प्यार से रुतबा के सर पर हाथ रखा और फेरा। बेटी, तुम्हारा बेटा है ये। नहीं है मेरा बेटा। कौन है ये? किसका है ये? मैं तो पलीद हूँ। मुझे नहलाओ, मुझे पाक कर दो। वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। दानियाल की वालिदा घबरा गईं। खुद रुतबा के वालिदैन बेटी की हालत पर सिसक कर रह गए। डॉक्टर ने दानियाल की वालिदा को कहा कि बच्चे को इससे दूर ले जाएं। ये ना हो कि रुतबा बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। इसकी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं है। यूं रुतबा के बेटे को दानियाल के कज़न की बीवी की गोद में डाल दिया गया। जब तक रुतबा ठीक नहीं हो जाती वो ही उसकी देखभाल करे। उसने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी कबूल कर ली क्योंकि वो खुद भी साहिब औलाद नहीं थी। रुतबा को तो दानियाल ने खाइयों में फेंक दिया था, तड़पने और सिसकने के लिए। रुतबा से शादी महज दिखावा थी। उसने उसका इंतखाब किया ही इस मकसद के लिए था क्योंकि वो जानता था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। अपनी गलत कामों की वजह से वो खुद को तबाह कर चुका था। घर वालों की तरफ से शादी पर जोर दिया जा रहा था। आखिर कब तक वो उन्हें टालता रहता। उसने अपनी रजामंदी तो जाहिर कर दी मगर साथ ही रुतबा का नाम भी रख दिया कि वो इसी से शादी करेगा। घर वालों ने एतराज़ किया तो उसने धमकी दी कि फिर वो सारी उम्र शादी नहीं करेगा। रुतबा से शादी करने की दूसरी वजह उसका दोस्त फैज़ान भी था जो उसी कॉलेज में था जिसमें रुतबा पढ़ती थी। और फैज़ान अभी तक रुतबा का मारा हुआ तमाचा भूल नहीं पाया था। वो दानियाल का दोस्त था, अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता था, इसीलिए रुतबा से शादी की सारी प्लानिंग उसी की थी। उन लोगों ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। दानियाल का भरम भी रह गया था और फैज़ान का इंतकाम भी पूरा हो गया था। रुतबा की जहनी हालत बहुत ख़राब थी। दानियाल ने उसके इलाज में कोई कसर न छोड़ी थी। मुसलसल इलाज से रुतबा में सोचने की सलाहियत वापस आई। उस पर पहले की तरह के दौरे नहीं पड़ते थे, लेकिन उसकी ज़ात चटक कर रह गई थी। उसकी आंखों में खालीपन और वीरानी ने डेरे जमा लिए थे। बेटे को वो एक आंख उठाकर भी ना देखती थी। अगर वो उसके पास आने की कोशिश करता तो वो चीख चीख कर उसे अपने से दूर कर देती। जैसे ही उसकी नज़रों से वो दूर जाता तो रुतबा नॉर्मल हो जाती। 4 साल हो गए थे रुतबा को अजियत काटते हुए। उसके जिस्मो जान में बदले की आग सुलग रही थी। वो पेरिस में गुजरे वक्त को याद करती तो उसकी रूह कांप जाती।
फैज़ान और दानियाल उसे मुसलसल 1 माह बेहोशी की दवा देकर लूटते रहे थे। फैज़ान का ख्याल आते ही उसका खून खोल जाता था। उसका बस न चलता था कि वो उसकी जान ले ले और दानियाल को इबरत का निशान बना दे। दानियाल के मोबाइल की रिंगटोन बजी तो उसने मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाते फैज़ान कॉलिंग को नागवारी से देखा था। उस वक्त वो अपने बेडरूम में था, ऑफिस की कोई ज़रूरी फाइल देख रहा था। उसे ये डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी यस का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगा लिया था। हाँ यार, क्या हाल है तेरा? उसने अपने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए कहा। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया कि वो कहका लगाकर हंस पड़ा। इधर भी सब ओके हैं यार, तू फिक्र ना कर, बस पाकिस्तान आने की तैयारी कर, तेरी बुलबुल का दिमाग अब ठीक है। दानियाल का लहजा ज़ुमाइनी था। दरवाजे की ओट में खड़ी रुतबा ने बमुश्किल अपने आप पर काबू पा रखा था। चल, तेरा बदला तो पूरा हुआ ना, और मुझे भी वारिस मिल गया। वो बेशर्मी से फिर कहका लगाकर हंसा। कब आ रहा है तू? दानियाल ने सवाल किया। अच्छा, उसी दिन फिर तो शानदार सी पार्टी भी बनती है यार। चल, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ, तू भी कमाल करता है। तेरा दिल नहीं भरा अभी भी उससे? ठीक ठीक यार, बस तू अपने बाप से उस शॉपिंग प्लाजे के लिए ज़मीन ओके करवा, मैं तेरा काम करा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। दानियाल ने राब्ता मुनक़ता किया तो उसके लबों पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट खेल रही थी। रुतबा ने बड़ी नफरत से अपने दलाल शोहर को देखा और खामोशी से वापस पलट गई। उसने दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया था। उस रात दानियाल उसके पास आया था और बड़े वाज़े लफ्ज़ों में फैज़ान का मुतालबा उसके सामने रख दिया। साथ ही धमकी भी दी कि अगर वो खुद से राज़ी ना हुई तो नताइज की ज़िम्मेदार वो खुद होगी। अगर मैं ना करूँ तो? रुतबा जानना चाह रही थी कि ये शख्स किस हद तक गिर सकता है। तो फिर पेरिस के खूबसूरत होटल में फैज़ान के साथ गुजारी गई रातों की वीडियो नेट पर डाउनलोड कर दी जाएगी। वो सर्द लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गया। रुतबा के पास सोचने के लिए कल सुबह तक का वक्त था और फिर शाम को उसे फैज़ान के रूबरू पेश होना था, चाहे रजामंदी से या फिर ज़बरदस्ती। अगली सुबह अचानक ही दानियाल की फैमिली को दूसरे शहर रिश्तेदारों के एक फंक्शन में जाना पड़ गया। घर में सिर्फ रुतबा और 2 मुलाजिम और दानियाल थे। मौका देखकर दानियाल ने दूसरी जगह जाने की बजाय फैज़ान को अपने घर ही फ़ोन करके बुलवा लिया। रुतबा ने अपनी रजामंदी भी दे दी थी। फैज़ान आ चुका था और ड्राइंग रूम में तवाज़े के लिए पेश किए गए लवाजमात से भरपूर इंसाफ कर रहा था। दानियाल और उसके कहके रुतबा को खंजर की मानित जिस्म में उतरते महसूस हो रहे थे। वो अपने बेडरूम में थी। यार, किधर है तुम्हारी वाइफ और मेरी वो? फैज़ान ने बेहूदगी से दानियाल को आंख मारते हुए कहा। ऊपर बेडरूम में है, तैयार हो रही है, आ जाती है, तुम चाय पियो। दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहकर चाय का कप होंठों से लगा लिया। यार, बुलाओ उसे, अकेले चाय पीने का क्या मजा। दानियाल ने मुलाजिम को आवाज दी और कहा कि जाओ बेगम साहिबा को नीचे बुलाओ, कहो साहिब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम ने दस्तक दी। कौन है, आ जाओ। रुतबा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। वो चला गया तो कुछ देर बाद वो भी सीढ़ियाँ उतरकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसके हाथों में पिस्तौल था। फैज़ान की नज़र रुतबा पर पड़ी तो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। दानियाल ने पलट कर देखा तो वो भी दंग रह गया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। दोनों के होश उड़ गए थे। ये क्या है रुतबा? ये तुम दोनों की मौत है, देखो इसे फेंक दो। क्यों? मौत को सामने देखकर रंग उड़ गया तुम्हारा फैज़ान? दानियाल ने उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश की तो वो अलर्ट हो गई। खबरदार, जो मेरी तरफ एक कदम भी तुमने बढ़ाया, मैं गोली चला दूंगी। वो उन्हें धमकी देते हुए बोली। आज यौमे हिसाब है तुम लोगों का, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वो जुनूनी अंदाज में बोली तो दोनों डर गए, उससे माफिया मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो बिल्कुल सर्द और सपाट चेहरा लिए खड़ी रही। फिर अचानक ही उसने फैज़ान पर गोलियां चला दी। एक गोली उसके सीने पर और दूसरी पेट पर मारी। वो मुंह के बल गिर पड़ा फर्श पर। दानियाल फटी फटी आंखों से उसके जिस्म से उबलते हुए खून को देख रहा था। कुछ देर बाद वो साकित हो गया। अब दानियाल की बारी थी। उसके चेहरे पर मौत की जर्दी थी। रुतबा ने बाहर से अंदर भागते कदमों की आवाज़ सुनी तो जल्दी से दानियाल पर फायर खोल दिए। तमाम गोलियां उसके सीने में उतार दी। रुतबा की आंखों में नफरत की आग थी। चौकीदार और मुलाजिम जब घर के अंदर दाखिल हुए तो ठटक कर रह गए। उन दोनों को देखकर रुतबा ने पिस्तौल नीचे कर लिया। खुद ही मुलाजिम से कहने लगी कि दानियाल के घर वालों को फ़ोन करो और फिर पुलिस को इत्ला कर दो। मुलाजिम ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में हैदर पुलिस की नफरी के साथ वहाँ मौजूद था। हैदर रुतबा की दास्तान सुनकर भीगी पलकों और झुके सर के साथ वापस आ गया। उसका दिल दर्द की करवटों से बेहाल था। वो सारी रात सो न सका था। अगली सुबह उसके लिए एक दिल दोस्त खबर लेकर आई थी। दोहरे कत्ल में मुलव्विस सजा याफ्ता रुतबा सहरी के वक्त सजदे की हालत में मुर्दा पाई गई थी। मौत की वजह हरकत कल्ब बंद हो जाना बताई जा रही थी। रुतबा मजलूम थी, मासूम थी,
مگر پھر بھی گنہگار قرار دی گئی۔ یہ تھی ایک حرمہ نصیب کی داستان علم۔